Hello everyone. Now we are moving ahead and we are going to study an important theory. It was proposed by Oparin and Halden, and this theory stands important because this theory actually tries to explain the origin of life. और इसी theory को हम मान सकते हैं कि yes, this theory is the main theory which explains evolution of life on earth. हमने अब तक देखा कि कैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग थेरीज थी जिसमें लाइफ बनने के बारे में बातें की थी उन्होंने. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई बोलता भगवान ने लाइफ बनाया, कोई बोलता नहीं पंचतत्व जैसे किसी 5 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट से मिलकर लाइफ बनी. किसी का बोलना था नहीं लाइफ से ही लाइफ बनती है, बिना लाइफ के लाइफ नहीं तैयार हो सकती. तो उन 4 थेरीज के बाद अगर हम और एक का बोलना था कि आउटर स्पेस से लाइफ आने वाली है, पैनस्पर्मिया की थेरी की बात. इन सब थेरीज में कोई तथ्य नहीं थे, कोई बड़े ऐसे फैक्ट्स नहीं थे, एविडेंसेस नहीं थे, जिसकी वजह से हमने उन थेरीज को रिजेक्ट कर दिया. अब जो थेरी है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए भी, प्लस एकदम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ अगर मैं बात करूं तो ये थेरी है. दिस थेरी इज द थेरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. केमिकल से अपन तैयार हुए वाले हैं और ये थेरी थोड़ा सा सच में लाइफ बनने की बात को एक्सेप्ट कर सकते तुम कि यस दिस इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ. दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट ओपैरिन एंड हल्डेन. ओपैरिन हल्डेन के नाम से थ्योरी फेमस है, बट एक्चुअल आइडिया ऑफ दिस थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय हेकेल. ये बंदा था जिसने ये फॉर्मुलेट किया था आइडिया कि नहीं केमिकल से लाइफ बना ली, केमिकल जुड़ के एलिमेंट जुड़ के मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स जुड़ के बड़े बड़े कुछ कंपाउंड्स बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जुड़ के साइटोप्लाज्म वगैरह तैयार हुए, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स बने, फिर सेल्स तैयार हुए. तो ऐसा एक डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल आइडिया वाज फॉर्मुलेटेड बाय हेकेल, बट इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड द पॉइंट वाइज डिटेल्स ऑफ दिस थ्योरी वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट. JBS first one is A.I. Oparin, he is a Russian scientist, and JBS Halden, he is a British scientist. एक रशियन था ओपैरिन और एक ब्रिटिश था. जानने जैसी बात है कि जेबीएस हाल्डेन अगर आपने गूगल किए तो हाल्डेन 1957 में इंडिया आ गए थे भुवनेश्वर में, और फिर भुवनेश्वर में यहाँ पे ही रुक गए और उनकी डेथ भी भुवनेश्वर में 1964 में हो गई 7 साल के बाद में. मतलब वो इंडिया आके अपने आखिरी टाइम में उन्होंने इंडिया में गुजारा. तो हाल्डेन थोड़ा सा इंडिया से रिलेटेड बंदा, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम. ये थ्योरी इन्होंने 1924 में ओपैरिन ने दिया था और 1929 में हाल्डेन ने दिया था. ओके, वन इज रशियन, वन इज ब्रिटिश, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सब बातें इन दोनों ने अपने अपनी थ्योरी के फॉर्मेट में एक्सप्लेन की वाली बातें अपन उनको कंबाइंडली स्टडी करें. ओके, पहले तो इस थ्योरी के दूसरे नाम क्या है, लेट्स सी दैट नेम्स, अदर नेम्स ऑफ दिस थ्योरी बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट वन. केमिकल इवोल्यूशन बोलने के बाद ही आपको ये इन दोनों का नाम आ जाना, ओपैरिन और हाल्डेन. केमिकल इवोल्यूशन, ओपैरिन एंड हाल्डेन. केमिकल इवोल्यूशन का दूसरा नाम रखे कीमोजेनी. जेनी मतलब जेनेसिस, सिंथेसिस, फॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल्स इज नोन एज कीमोजेनी. ओके, आगे केमिकल इवोल्यूशन की बात है. देन मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन बिकॉज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल्स, सो मॉलिक्यूल्स केमिकल्स की बात है. ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल इवोल्यूशन, लाइफ प्लस केमिस्ट्री, केमिकल दोनों मिलकर इवोल्यूशन हुआ है, लाइफ बने लिया ऐसा बोलती है. सो बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, कीमोजेनी थ्योरी, सो दीज आर ऑल द सेम and the theory proposed by Oparin and Halden. A.I. Oparin, Alexander Oparin और John Halden, JBS Halden, कुछ उसका नाम फुल फॉर्म अपने को जाने की जरूरत नहीं. These 2 scientists developed the idea of this theory. और ये थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है. इस थ्योरी से लाइफ कैसे बनी ये अपन प्रूव कर सकते. दिस थ्योरी गिव्स द करेक्ट एग्जैक्ट आइडिया हाउ लाइफ वाज फॉर्म. आप भी मान लोगे थोड़ी देर के बाद कि हाँ ऐसे ही लाइफ बनी होगी, क्योंकि हमको जो पता है सेल के बारे में वो सेल बनाने की अपने. अब लाइफ बनाने का मतलब तुमको शुरू करना पड़ेगा सेल बनाने का अपने को, या तो प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक. अब यूकैरियोटिक तो कॉम्प्लेक्स सेल रहती, तो शुरुआत में जो सेल बनी होंगी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल रही होंगी, बैक्टीरिया जैसी सेल रही होंगी. करेक्ट. तो बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक्सटर्नली कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, योर सेल एनवलप इज देयर, उसमें ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, फिर अंदर नो सेल ऑर्गेनेल्स बट यस राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, योर सिंगल सर्कुलर सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट. राइट. ये बैक्टीरिया बनाने का, इतना याद रखो अपने को, एक बैक्टीरिया बनाने का.
उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को बनाने के लिए तुमको उसमें क्या क्या लगेंगे, उसमें पॉलीसेकेराइड्स है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, लिपिड्स है, लिपिड्स की लेयर रहेंगी उसमें, बराबर है, वाटर रहेगा, आयंस रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब केमिकल से मिलकर पूरी सेल बना ली रहती। We have studied the structure of cell as well as we have seen the composition biochemistry of cell in biomolecule chapter। मतलब तुमको वो दोनों चैप्टर्स थोड़े से याद आ गए तो डीएनए आरएनए रहेगा सेल में, ये सब केमिकल्स बनाने के अपने, ये सब केमिकल्स एक बार बन गए, वो केमिकल्स को जोड़ दो, उनको एंजाइम की रिएक्शन करेंगे और फिर वो सेल जैसा कुछ तो भी फॉर्मेशन होगा वहाँ। ओके, तो इस तरीके से अपने को एक सेल बनाने की कंटेनिंग वेरियस केमिकल्स, कौन से केमिकल्स, योर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स, जो अपन ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए एंड एंजाइम्स, ये 5 चीजें अपने को बनाने की। ये कैसे बना ले, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन चीजों को मिला के बना ली चीजें। तो पहले वो चीजें कैसा ही वहां से बात करते। ओपेरिन और हाल्डेन की जो थ्योरी है, दिस कैन बी स्टडीड अंडर 6 हेडिंग्स, 7 हेडिंग्स, दिस 7 आर मेजर हेडिंग्स। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दी है, न्यू टेक्स्ट बुक में मैं वहीं से ये पढ़ा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी में आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है, बट आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लेकिन रेफरेंस के लिए, डिटेल्ड रेफरेंस के लिए आपको इसको, वो जो पीडीएफ है, यू हैव टू रेफर दैट टू आल्सो। क्या बोलना है थ्योरी का, इनका बोलना है कि पहले अर्थ कैसे बनी, इनकी जो पूरी थ्योरी अपन शुरुआत इन्होंने लाइफ बनने से पहले, अर्थ बनने से बात करे कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसा हुआ और अर्थ का एनवायरमेंट कैसे तैयार हुआ, एटमॉस्फेयर कैसा तैयार हुआ, एनवायरमेंट के बदले हाउ इट्स एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, पहला पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया। एक बार अर्थ बन गई, अर्थ के ऊपर एनवायरमेंट तैयार हो गया, गैसियस एनवायरमेंट वगैरह उसका, सॉरी एटमॉस्फेयर तैयार हो गया गैसियस, वो एटमॉस्फेयर के अंदर फिर टेम्परेचर कैसा था वो टाइम पे उन्होंने वो सब बातें की, और उसमें फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स गैसेस कैसे बनी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंबाइन होकर सिंपल गैसेस कैसे बनी, उनसे फिर अमोनिया वगैरह, मीथेन वगैरह गैसेस तैयार हुए। बाद में वो गैसेस से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे तैयार हुए, उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे तैयार हुए, उनसे न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए कैसे बने, एंजाइम्स कैसे बने, एंजाइम्स फिर कंबाइन होकर साइटोप्लाज्म जैसी कंसिस्टेंसी बनी, उससे प्रोटोसेल्स, ऑल्सो नोन एज प्रोसेल्स, प्रोटोबायोन्स उसको नाम दिए, और लास्ट में पहली सेल कैसे बनी उसके बारे में उन्होंने बात की। Okay, so these are the 7 major headings under which this theory is explained by these two scientists। तो अपन एक एक को देखते डिटेल में। पहली बात अगर मैं करूं तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की बात करेंगे अपन, और फॉर्मेशन ऑफ इट्स एनवायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट। तो क्या है, अब अर्थ कैसे बनी, तो तुमको मालूम है अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे बिग बैंग थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय लेमात्रे। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, one big explosion, massive explosion occurred that led to explosion, release of tremendous amount of energy, and that energy led to formation of mini stars। उन स्टार्स में से फिर सन भी एक बना, गैलेक्सीज बने, गैलेक्सीज में सन, सोलर सिस्टम्स बने, सन था उसमें। सो इन लोगों ने सन से बात की कि, मतलब सन से बात शुरू किए कि सन में से जो कुछ भी बर्स्ट होके कचरा निकला, उसके बाद से आजू बाजू कचरा फैल गया अराउंड द सन। दैट मास कंसिस्टेड ऑफ वेरियस गैसेस, it consisted of large pieces that had very high temperature of about 5000 to 6000 degrees, जैसा कि सन का टेम्परेचर है वैसा ही टेम्परेचर उसका भी था। It revolved around sun and it started to spread around the sun, सन से दूर जाने लगे वो सब कचरा। That all mass of rocks, gases, high temperature temperate material, that all that material, asteroids के टुकड़े वगैरह, so all that material was termed as nebula। वो पूरा जो कचरा था उसको क्या नाम दिए, नेब्यूला। That nebula revolved around sun and it started to move away from sun, सन से दूर जाने लगा और स्टेबल होगा रुक के, और फिर जब सन से दूर चलेगा, so due to that large distance between sun and that material, this material started to condense, it started to coagulate, it started to decrease in temperature, उसका टेम्परेचर भी कम होने लगा। That material coagulated, उसके बदले कंडेंसेशन हुआ उसका, एंड इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ गैसेस, एक बॉल ऑफ गैसेस तैयार हुआ
हॉट गैसेस का ऐसा सर्कल तैयार हुआ, पूरा एक घेरा बन गया, एंड दैट गैसेस रिवॉल्व अराउंड ईच अदर, और फिर नजदीक नजदीक आने लगे इनटू दैट हॉट बॉल ऑफ गैसेस। उसमें जो हेवी गैसेस थे, हेवी एलिमेंट्स थे, दैट हेवी एलिमेंट्स कंडेंस्ड एट सेंटर, जैसे कि आयरन, निकेल, ऐसे कुछ हेवी एलिमेंट्स दे स्टार्टेड टू कंडेंस एट सेंटर, एंड द लाइटर एलिमेंट्स दे कंडेंस्ड अराउंड दैट हेवियर एलिमेंट्स। हेवी एलिमेंट्स बीच में आ गए, उनके आजू बाजू लाइट एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, एल्यूमिनियम वगैरह छोटे छोटे मेटल्स, ओके, सो दे मैग्नीशियम वगैरह, सो दैट रोटेटेड अराउंड दैट हेवी एलिमेंट्स। इससे हुआ ये कि अर्थ का कोर तैयार हुआ पहले, ओके, उसके आजू बाजू फिर उसका अर्थ का मैंटल बना, और फिर सबसे लास्ट में अर्थ का क्रस्ट तैयार हुआ जिसके ऊपर अपन रहते। सो इस तरीके से अर्थ कूल होते गई, धीरे धीरे टाइम के साथ में टेम्परेचर कम होते गया, और अर्थ का फिर पूरा जो अपन आज देख रहे हैं, दिस इज द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट से फिर बीच में मेंटल, और एकदम अंदर फिर पूरा अर्थ का कोर। इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड मोल्टन हाई टेम्परेचर आयरन एंड निकेल, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार हो गया, ओके, वो अंदर घूमता, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ तैयार हुआ, उसमें ग्रेविटी भी आ गई उसकी वजह से, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दोनों वहां पे तैयार हुए, और धीरे धीरे कूल डाउन होते गए। ये जो यहाँ पे अपर सरफेस था, इट स्टार्टेड टू कूल फर्स्ट, इसकी वजह से वो ड्राई हो गया, सॉलिड होके फिर अर्थ को कवरिंग बन गई, सूखी हुई कवरिंग तैयार हो गई, जमीन तैयार हो गई अर्थ के ऊपर। तुमको इतना डिटेल में लिखने का नहीं है, मैं बस तुमको एक स्टोरी सुना रहा। अगर तुमने डिस्कवरी का कोई वीडियो देखे ढूंढ के फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के ऊपर या कोई और, तो तुमको उसका एक एनिमेटेड मस्त एकदम वीडियो तैयार होके मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, वो एक देख लो बस, थोड़ा ध्यान में आए। अपने को शॉर्ट में लिखने का कि कैसे अर्थ बनी, बस एक अर्थ यहाँ पे तैयार हुई, सूखने लगी, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगा, गैसेस कंडेंस होते गई और सॉलिड अर्थ तैयार हो गई, बट स्टिल इट वॉज वेरी हॉट इनसाइड, अंदर से टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, फिर भी क्रस्ट बना, मेंटल बना, और अंदर के कोर तैयार। क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सियाल और मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ साइमा। याद रखने के लिए शॉर्टकट, सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, इसमें ज्यादा कंटेंट सिलिकॉन का था और एल्यूमिनियम का था, जबकि मेंटल कंसिस्टेड ऑफ साइमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, जबकि जो कोर है उसमें तुम्हारा आयरन, निकेल, इसके जैसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस तुम्हारे प्रेजेंट है, जिनकी वजह से अर्थ को आज मैग्नेटिक फील्ड मिला है। दिस इज इन मोल्टन स्टेज, हाई टेम्परेचर मोल्टन स्टेज में वो आए, ओके। तो इस तरीके से पूरी अर्थ तैयार हुई, टाइम के साथ में टेम्परेचर कम होते। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनोस तैयार हुए, जो मेंटल था वो लिक्विड था कभी, तो उसकी वजह से ऊपर आता था, उसमें से टेम्परेचर कम होते गया और गैसेस रिलीज होती थी, वो गैसेस रिलीज होके अर्थ के अराउंड जमा होने लगी, दैट गैसेस वेर रिलीज एंड दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फियर अराउंड अर्थ। इसमें गैसेस रिलीज होने लगे और फिर एटमॉस्फियर तैयार हुआ, ओके। ये गैसेस, यहाँ पे गैसेस, that gases consisted of simple gases like your hydrogen, nitrogen, but oxygen was not present there. Oxygen was trapped in the form of oxides. Oxygen अभी रिलीज नहीं हुई थी. That initial condition of Earth was anaerobic condition. याद रखने का आपको, no oxygen was present at the time of formation of Earth. Anaerobic conditions were present on Earth. और इसकी वजह से हुआ ये कि इस तरीके से अपना एनवायरमेंट तो तैयार हुआ, लेकिन अभी उसमें फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, ठीक है। अब ये जो गैसेस थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन वाज आल्सो देयर, ओके। सो यहाँ पे कार्बन था अर्थ के क्रस्ट पे, तो कार्बन भी हाई टेम्परेचर था, कार्बन भी फिर उसके आयंस बने, ओके। और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनकी कॉम्बिनेशन होके कुछ सिंपल गैसेस बने, दैट सेकेंड प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल गैसेस, लाइक H2O बना, इसमें वाटर तो बना, इट इज अगेन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, तो वाटर वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, क्योंकि अभी गैसेस रिलीज हो रही है, हाई टेम्परेचर है, अभी टेम्परेचर नॉर्मल जैसा मत करो। ये सब चीज कब हो रही, दिस इज अकरिंग अबाउट 4.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब हुआ होगा, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ स्टार्टेड just after the formation of universe, that is about
4.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। BYA शॉर्टकट में लिखा मैंने, तो वो उसका यूनिट ही है BYA, बिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स बोलेगा तो MYA, ठीक है, BYA MYA, बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। लेकिन अर्थ वाज फॉर्म्ड, ओरिजिनेटेड, अर्थ ओरिजिनेटेड सम 4.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ये सब तब की बात कर रहा हूँ, तब आज की जैसी अर्थ नहीं थी, इतनी कम टेम्परेचर, इतनी कूल अर्थ नहीं थी। अर्थ स्लोली ग्रेजुअली कूल्ड डाउन, बट स्टिल द टेम्परेचर वाज नॉट सो कोल्ड, अभी इतना कूल नहीं था, एंड देयरफॉर वाटर वाज नॉट प्रेजेंट, इंस्टेड H2 वाज प्रेजेंट इन स्टीम फॉर्म, अमोनिया वाज फॉर्म्ड, मीथेन वाज फॉर्म्ड। तो अमोनिया, मीथेन एंड स्टीम, वाटर वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, स्टीम फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, इट वाज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब अभी ओशन वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम सूखे वाला पत्थर है और आजू बाजू पूरे गैसेस घूम रहे हैं। अर्थ ऐसे इमेजिन करो, ओशंस वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। सो ऐसे करके गैसेस हुए। ये गैसेस कुछ टाइम के बाद, अब थर्ड पॉइंट में आ गए अपन, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे हो। कुछ टाइम के बाद ये गैसेस पूरे कंडेंस होने लगे, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर और कम हुआ, हीट पूरी रिलीज होते गई, अर्थ में से सिर्फ एनर्जी बाहर जाती थी, हीट रिलीज होकर बाहर गई, जिससे 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500 डिग्री, 400 डिग्री ऐसा कर करके टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास, 100 से कम हुआ। इस तरीके से हुआ कि ये जो हीट स्टीम था, दैट स्टीम कैन फॉर्म वाटर। टेम्परेचर इतना कम हुआ, 60 डिग्री 70 डिग्री के आसपास था, कि अब ये जो H2O था, H2 कैन कंडेंस, H2 कम होने लगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, बारिश हुई, बादल वगैरह बने, बारिश होने लगी, और बारिश की वजह से जगह जगह पे ये जो खड्डे वगैरह थे इधर, उनमें पानी जमने लगा, उससे छोटे छोटे स्ट्रीम्स, नाले वगैरह बने, फिर नदियाँ वगैरह बनी, और उनसे बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे खड्डे थे उनमें वो पानी भर गया, एंड फिर सीज और ओशंस बन गए। मतलब अभी बारिश चालू हो गई, अब बारिश, रेनफॉल होने लगा, रेनफॉल से फिर सीज और ओशंस बने, ठीक है। लेकिन अभी भी ये ओशन आज के ओशन जैसा नहीं था, इसके अंदर बहुत सारे हाई ऐसे डिजॉल्व्ड केमिकल्स प्रेजेंट थे। वाटर जब नीचे गिर रहा था, रेनफॉल हो रहा था, तो उसमें अमोनिया डिजॉल्व हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, कार्बोनिक एसिड वगैरह तैयार हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी भी सब मिल रही थी एक्सटर्नली, पूरी हीट वगैरह ऑलरेडी थी वहां पे, तो बॉन्ड्स बनने के लिए लगने वाली एनर्जी ऑटोमेटिकली सप्लाई हुई, और पूरी बारिश हुई, और यहाँ पे एक पानी के अंदर एक ऐसा सोल्यूशन तैयार हो गया, दैट सोल्यूशन कंसिस्टेड ऑफ मेनी केमिकल्स, एंड हाल्डेन टर्म्ड दैट ओशन, प्रिमिटिव ओशन जो बने थे, so this primitive ocean was termed as hot dilute soup, hot dilute soup, also known as primitive broth, also known as primitive broth by JBS Haldane। अपने जो हाल्डेन है, इसने जो शुरुआती समुद्र बने, ओशंस बने, उनको क्या नाम दिया, प्रिमिटिव ओशंस को बोला हॉट डाइल्यूट सूप। वो एक प्रकार का सूप है, सूप में क्या रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, तुम्हारे कुछ डिजॉल्व, उसमें फूड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसके अंदर छोटे छोटे, बराबर है, प्योर वाटर तो नहीं रहता, तो वैसी इधर हाल था। पानी के साथ कुछ ऐसे केमिकल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कुछ मिनरल्स उसमें डिजॉल्व वाले थे, उसमें कई सारे गैसेस, अमोनिया वगैरह डिजॉल्व फॉर्म में थे, जिसकी वजह से उसने उसको नाम क्या दिया, हॉट डाइल्यूट सूप और प्रिमिटिव ब्रोथ। आगे जाके यही केमिकल जुड़ के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेंगे और उनसे सेल तैयार होंगे, तो इसके लिए उसने शुरुआती समुद्र को क्या नाम दिया, इनिशियल ओशन वेयर कॉल्ड हॉट डाइल्यूट सूप बाय JBS Haldane। तो ये टर्म वाज कॉइन्ड बाय, हॉट डाइल्यूट सूप वाज कॉइन्ड बाय JBS Haldane। दिस वाज यूज्ड फॉर प्रिमिटिव ओशंस, इनिशियल ओशंस ऑन अर्थ। इस तरीके से सिंपल सब्सटेंसेस से सिंपल गैसेस बने, और फिर वो डिजॉल्व होके बारिश होके पानी में आ गए, ओशंस में आ गए। ओशंस में ये हुआ कि जो थंडर बोल्ट्स थे, लाइटनिंग होती थी, अंडर ओशंस, जो कोई भी अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, उसकी वजह से वाटर वहां पे का गर्म होता था, फिर से इवेपोरेट होके बादल बनते थे, फिर बारिश होती थी। मतलब इस तरीके से हीट एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लगने वाली एनर्जी, बिजली के थ्रू, वोल्केनोस के थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर सनलाइट अभी जो आ रहा उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं, क्योंकि अभी ओजोन भी नहीं था, तो उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज भी आते थे। तो जो एनर्जी थी यूवी रेज के फॉर्म में, वोल्केनिक इरप्शंस, तीसरा
दी एनर्जी थ्रू लाइटनिंग एंड थंडर बोल्ट्स। ये 3 चीजों से जो एनर्जी मिल रही थी, वो 3 चीजों की एनर्जी की मदद से कार्बन, हाइड्रोजन, मिथिल ग्रुप्स बने, कार्बन हाइड्रोजन बोल के फिर फ्री रेडिकल्स बने, और ये फ्री रेडिकल जुड़ जुड़ के फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, जिनको अपन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बोल सकते। बाद में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन से तैयार हुए? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पहले बने, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब अल्केन, अल्कीन, ओके, योर अल्काइंस, वो तैयार हुए। उनमें और ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसमें और अलग अलग सब्सटेंसेस ऐड हुए, उससे फिर तुम्हारे मोनोसैकेराइड्स तैयार हुए। मोनोसैकेराइड्स के बाद में तुम्हारे अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, प्लस उसके बाद में प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स, ये सब बनने लगे, प्यूरिन्स एंड पायरिन। देखो ये सब पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर है और कुछ भी नहीं। पहले सिंपल सिंपल गैसेस बनाओ, उनको जुड़ा जुड़ा के कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल में ये सब चीजें अपन ने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में रीड किया ली, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके, उसमें मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज जैसी चीजें। अभी डायरेक्ट ग्लूकोज मत बनाओ, सिंपल मोनोसैकेराइड्स, ट्रायोजेस, टेट्रोजेस बनाओ, ओके। अमाइनो एसिड्स बनाओ इसके अंदर, अमाइनो एसिड्स आर मेन हियर, इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि वो प्रोटीन्स बनाएंगे। बाद में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स, इनसे डीएनए बनाने का अपने को। सो ये सब सब्सटेंसेस अभी इनिशियली बनना यहाँ पे शुरू। अच्छा, ये सब के बनने के लिए जो एनर्जी लग रही थी वो 3 जनों से मिली। कौन से 3 लोगों से मिली? वोल्केनिक इरप्शन से वो हीट मिली, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मिला, सनलाइट से आने वाली रेडिएशन से, और तीसरा जो लाइटनिंग हो रही थी, बादल गरज के, बिजलियां जो वहां पे गिर रही थी, उनसे वहां पे फ्री रेडिकल्स बने और हवा में कुछ मॉलिक्यूल ज्वाइन हुए, कुछ बिजलियां जमीन में, पानी में गिरी, वहां पे फिर उनकी कंबाइन हो गया और उससे ये सब मॉलिक्यूल्स तैयार हुए। Okay, so like this, simple organic compounds were formed and they were converted into complex organic molecule. Still they were present in this water. अभी ये पानी के अंदर ही present है सब। अच्छा, इनका डिग्रेडेशन नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। These complex molecules remained as it is for many years, for a longer period in this water because there was no oxygen. पहली चीज, ऑक्सीजन was absent, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा था। फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। दूसरा, देयर वेर नो एंजाइम्स, अभी एंजाइम्स भी नहीं बने थे। प्लस देयर वाज वेरी नो डिग्रेडेशन और लीस्ट डिग्रेडेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। अभी एंजाइम्स नहीं बने थे ना, तो इसकी वजह से फिर वो सब्सटेंस वैसे पड़ा लेते, उनको डिग्रेड करने वाले बैक्टीरिया नाम की चीज ही नहीं थी, अपन बैक्टीरिया बना रहे, तो फिर वो जो चीज बने वाली है वो पानी में हजारों सालों तक वैसे ही पड़े रहे। समझ में आ रहा? सो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे इस पानी में इसी तरीके से पड़े रहने दो। अभी मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड, ये सब पड़े वाले पानी के अंदर, ओके। हॉट वाटर है, पूरा वार्म वाटर है, उसके अंदर ये सब पड़े है। और इस तरीके से ये सब एक बार तैयार हो गया कि अब तुम्हारे पास न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनाने का, एंजाइम वगैरह बनाने का। अब हुआ ये, उन्हीं में से कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़े, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड इस तरीके से जुड़ गए कि अमाइनो एसिड जुड़ के 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ऐसा करके पॉलीपेप्टाइड, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स तैयार हुए। दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स और योर प्रोटीन्स। अभी सबसे पहले क्या बने तुम्हारे? पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। यही प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन्स में ऑटोमेटिकली एंजाइमेटिक एक्टिविटी आ गई और उन्होंने फिर एंजाइम बोल के काम करना चालू कर दी। They started to act as enzymes. Enzymes का काम करता है, they add and increase or decrease the rate of reaction. Generally they increase the rate of reaction. तो ये एंजाइम ने क्या करे, फिर ये जो प्रोसेस हो रही कंडेंसेशन की, मॉलिक्यूल जुड़ के दूसरे मॉलिक्यूल्स बनने की, मोनोसैकेराइड जॉइन टू फॉर्म डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड्स बने। तो ये जो रिएक्शंस थी, the rate of that reaction was increased due to formation of many enzymes. और एंजाइम्स बनते गए और अलग अलग रिएक्शंस होते गए, और जो पहले स्लो होती थी रिएक्शंस अब बहुत फास्ट रेट पे होने लगे क्योंकि एंजाइम्स तैयार हो गए। एक बार ये सब तैयार हो गई चीजें, लार्ज मॉलिक्यूल्स बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, फिर उसमें प्रोटीन्स बन गए, फैट्स, लिपिड की लेयर तैयार होने लगी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ के फैट्स बन गए। उसी तरीके से प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स से फिर तुम्हारे एडिनोसाइन, एडेनाइन,
ग्वानाइन, ये सब तैयार हुए, उनसे जुड़ जुड़ के न्यूक्लियोटाइड्स तैयार हुए, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर, फॉस्फेट ग्रुप सब जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बने, और चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जुड़ के तुम्हारा डीएनए तैयार हुआ और आरएनए तैयार। सो डीएनए एंड आरएनए वेर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स वेर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस, इनसे जुड़ के न्यूक्लियोटाइड्स बने, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सब तुमको बायोमोलिकुलर चैप्टर केमिस्ट्री में भी हुआ है, पूरा वही है उन्होंने, और कुछ भी नहीं करे। केमिकल इवोल्यूशन, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं पूरी, देखो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ के, छोटी छोटी सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ के कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, और ऐसा करके अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स, की पांचों चीजें बन गई। क्या मैंने शुरू में जो बोला था ये 5 चीजें बनाने की, तो इस तरीके से 5 चीजें बन गई, अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड बने। मतलब एक सेल बनाने के लिए तुमको जो सब केमिकल्स लगने वाले थे वो कैसे बने ध्यान में आया, तुमको बस टेम्परेचर कम कम करने का है और मॉलिक्यूल जोड़ जोड़ के ये मॉलिक्यूल्स बनाने का। ओके, सब स्टोरी है, फेंकम पाके, कुछ भी नहीं इसमें, बोर्ड में तो लिखने के लिए आया तो मस्त फेंकने का। टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, बॉन्ड्स बनते गए, सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने, कॉम्प्लेक्स में से फिर शुगर्स बने, प्रोटीन्स बने, एंजाइम्स बने, एंजाइम्स की वजह से डीएनए बनना चालू। एक स्टोरी टाइप याद रखना। एक बार डीएनए बन गया, डीएनए हैज द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट था, बाकी कोई मॉलिक्यूल सेल्फ रिप्लिकेट नहीं हो सकता था। डीएनए एक्वायर्ड द चार्ज, आगे का चार्ज डीएनए ने ले लिया, आरएनए एक्वायर्ड दी फर्दर चार्ज, पहले आरएनए ने जेनेटिक मटेरियल बोल के काम करना स्टार्ट किया। डीएनए वाज नॉट द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इट इज सपोज्ड दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। याद रखो ये भी, पहले डीएनए नहीं आया, पहले आरएनए आया, क्योंकि आरएनए हैज द कैपेसिटी टू एक्ट एज एंजाइम, दैट आरएनए इज नोन एज राइबोजाइम। ओके, वो एंजाइम्स बन के काम करने लगे और उन्होंने फिर इस तरीके से डीएनए बनाना चालू करे, सिंगल स्ट्रैंडेड का कन्वर्जन डबल स्ट्रैंडेड में हुआ, एंड देन द डीएनए वाज फॉर्म व्हिच हैज मोर स्टेबिलिटी, और फिर इट एक्वायर्ड द चार्ज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और फिर डीएनए कंटेनिंग कुछ बैक्टीरिया वहां पे तैयार हुए। ओके, देन द फर्स्ट प्रोटोबायोंट वाज फॉर्म और प्रोसेल्स वाज फॉर्म। अब ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बीट है यहाँ पे। यहां तक का तो चलो केमिकल इवोल्यूशन का पार्ट है, ये जो 2 पॉइंट है ये तुम्हारे ओपेरन और हार्डन ने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट्स और फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेल एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। प्रोसेल इज डिफरेंट देन फर्स्ट। लेट्स सी व्हाट इज प्रोसेल एंड फर्स्ट। तो इस तरीके से हमारे पास अब वो सारे केमिकल्स अवेलेबल है जिनसे हम एक सेल बना सकते हैं। प्रोटीन्स आ गए हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, लिपिड्स आ गए, एंजाइम्स भी है और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स भी। लेकिन डायरेक्टली इस तरीके से सेल बनना कुछ पॉसिबल नहीं है। पहले इन सब मॉलिक्यूल्स को जुड़ के मिलके एक सॉल्यूशन जैसी कोई चीज बनानी पड़ेगी। डीएनए वगैरह के आसपास अपने को क्या करने का, न्यूक्लियस जैसा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपने को एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार करना पड़ेगा। सेल की कवरिंग अपने को सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार करना पड़ेगा। वहां पे अपने को लाइपोप्रोटीन्स का, शुगर्स का एसोसिएशन करना पड़ेगा। अंदर साइटोप्लाज्म नाम की चीज बनाना पड़ेगी, ग्राउंड सब्सटेंस लगेगा। तो वो ग्राउंड सब्सटेंस में भी तुमको सॉल्यूशन बनाने का है। तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पानी के अंदर इन चीजों को जुड़ा जुड़ा के एक सस्पेंशन बनाना पड़ेगा। वही एक तरीके का सस्पेंशन यहाँ पे बना था, ऐसा ओपैरिन का बोलना था। अकॉर्डिंग टू ओपैरिन द प्रोटीन्स, अकॉर्डिंग टू ओपैरिन द प्रोटीन्स they formed colloidal solutions that was hydrophobic colloidal solution was formed which consisted of water droplets surrounding it, and it was membraneless, बिना किसी मेम्ब्रेन के। क्या है देखो, ये एक प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन है। प्रोटीन्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल दिस आर हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, ये तीसरा प्रोटीन या अगला प्रोटीन, ये और एक प्रोटीन। सो लाइक दिस, दीज आर द प्रोटीन्स। ओके, इन प्रोटीन्स के ये सब प्रोटीन्स एक दूसरे के नजदीक आए उसी हॉट डाइल्यूट सूप में, और उनके बीच बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ गए। उनके बीच में कौन से मॉलिक्यूल्स आ गए, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O, 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 H2O। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक इस तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हुआ, जैसे कि मिल्क वगैरह में रहता, कैसेन प्रोटीन इज डिसॉल्व्ड इन मिल्क। तो उसी तरीके से एक कोलाइड लाइक सब्सटेंस तैयार हुआ, कोलाइडल एक मिक्सचर यहाँ पे तैयार हुआ, और वो सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिए
co-acervates. This kind of aggregation, co-acervation, collection of hydrophobic proteins and water molecules, hydrophobic proteins and water molecules is known as co-acervate, and the term was given by Oparin, जिसने अपनी थ्योरी दी. ओके, अब ये बनना जरूरी था क्योंकि इसी तरीके से क्या हो सकता था, साइटोप्लाज्म जैसी कोई चीज बन सकती. इसमें उन्होंने और स्टडी किया और पता चला दी कोएसरवेट्स दे कैन ग्रो, वो ग्रो हो सकते हैं. दे कैन एक्सचेंज मटेरियल विद द सराउंडिंग, इट कैन एक्सचेंज मटेरियल विद द सराउंडिंग, इट कैन एक्सचेंज मटेरियल विद सराउंडिंग and it can therefore spread, it can exchange energy, वो बाहर से एनर्जी एक्सचेंज कर सकते. Since it was without membrane, membrane bound नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते. co-acervates are membrane bound or without membrane. So co-acervates are proteins containing water droplets and they are not bound by any lipid membrane, उनको कोई membrane present नहीं है. They simply can grow large size. और क्यों ग्रो हो सकते थे, क्योंकि और पानी ऐड करो और प्रोटीन्स ऐड करो, इट कैन ग्रो इन साइज, इट कैन डिक्रीज इन साइज, इट कैन एक्सचेंज मटेरियल, प्रोटीन्स अंदर बाहर आ जा सकते थे, वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सकता था. सो देयरफॉर इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन साइज, इट शोड ग्रोथ, इट शोड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. ये सब सेल बनने की तरफ जाने की बातें. अभी सेल नहीं बनी, लेकिन सेल जो काम करते हैं वही सब काम ये कोएसरवेट नाम के मॉलिक्यूल्स ने करते हैं, ऐसा ओपैरिन ने देखा. इन्हीं कोएसरवेट्स को अगर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ओपैरिन के जैसा ही सिडनी फॉक्स, द साइंटिस्ट सिडनी फॉक्स, he suggested that not just coacervates, the aggregation of carbohydrates, proteins, fats, carbohydrates, proteins, fats, ये सब प्रेजेंट थे. अभी अपन ने बनाया हॉट डाइल्यूट सूप में. All these molecules they coacervate, they aggregate, their aggregation of these three carbohydrate, proteins और fats, lipids, इनका सबका एग्रीगेशन होके स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनसे एक मॉलिक्यूल बना. एंड दैट सस्पेंशन, और इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के द स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, एंड दिस ड्रॉपलेट्स are nothing but the small spherical structures, and hence he called it as microspheres. देखो फर्क कैसा है, इसने प्रोटीन्स की बात करा, ओपैरिन का बोलना था प्रोटीन्स का एग्रीगेशन होता हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स का विद वाटर, जबकि इनका बोलना था ना सिर्फ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए के प्यूरिन, पायरिमिडिन, सब जितने भी पूरा वो प्रेजेंट था. ऑल केमिकल्स कोएगुलेट, they join to form small spherical bodies known as microspheres. ऐसा भी बोलते हैं कि collection of microspheres is known as coagulates. Microspheres plus microspheres plus microspheres, उनको जुड़ा के coacervate बनते. ऐसी भी तुमको डेफिनेशन मिलेंगी, ये भी सही बात है. बट एक्चुअल जो जरूरी है वो माइक्रोस्फीयर वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है. That microsphere consisted of carbohydrates, proteins, lipids, all the biomolecules that are essential for formation of cell. अब अगेन इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी स्टडी हुई. These microspheres they can also grow, they can also show budding, fission, फ्रैगमेंटेशन. इस तरीके से उनमें टुकड़े होते थे और बड़े हो सकते थे, फिर से उसमें और माइक्रोस्फीयर्स ऐड हो सकते थे. इस तरीके की ग्रोथ दिखाई. Plus, they can also show small your basic metabolic activities. It also showed basic metabolic activities. इसके अंदर कॉपीज बनाने की भी कुछ कैपेसिटी आ गई थी. So this replication was also seen in this microsphere. खुद की कॉपीज बना सकता था. So microspheres are actual small types of cells, initial types of cells, but they are without any cell organelle. They are not having any cellular organization. लेकिन ये सेल बनने की तरफ ही एक कदम है, इसीलिए माइक्रोस्फीयर थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय सिडनी फॉक्स इज इंपॉर्टेंट. अच्छा है, दोनों सब्सटेंसेस एक हिसाब से देखे तो दोनों को एक ही नाम दिया रहा है, कोएसरवेट्स बोलो या माइक्रोस्फीयर बोलो, दोनों को ही क्या बोले वाला है, प्रोटोबायोन्ट्स बोले वाला है. और प्रोसेल्स, प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटो मतलब सिंपल, बायोन्ट्स मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स.
the simple type of biological molecules were formed, coacervates or microsphere. The term coacervate was given by Oparin, microsphere was given by Sidney Fox. The theory of coacervates, theory of microsphere. According to Oparin, small proteins, they are hydrophobic, colloidal, and they form acervation with water droplets to form small drops which are not bound by any membrane, and that are called coacervates. They can grow, they can also show metabolic activity, maybe metabolism dikha, because they consisted of enzymes. The proteins consisted of enzymes. But here the coacervation of collection of carbohydrates, proteins, lipids was termed as microsphere. Actually it was termed as proteinoids. It was also termed as proteinoids by Sidney Fox, and that proteinoids were having the capacity of growth, replication, metabolism, and hence they are more suitable. Plus they may be covered by membrane. They are covered by membrane. ये important है. They are not covered by membrane. They are membraneless. They may be covered by membrane, but the membrane is not made up of lipid. Membrane is present, but lipid membrane is not present. Lipid membrane is absent in microspheres. ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस याद रखने का है. इतना याद रखो, ये केमिकल्स का ग्रुप है, ये भी केमिकल्स का ग्रुप है. इसमें मेन केमिकल्स प्रोटीन्स है, इसमें भी मेन केमिकल्स प्रोटीन्स है जिनको प्रोटीनोइड्स बोला. इसको मेम्ब्रेन नहीं है, इट हैज मेम्ब्रेन. ओके, बट मेम्ब्रेन इज नॉट मेड अप ऑफ लिपिड. इट कैन शो ग्रोथ, replication, metabolic activity. It can also show growth, replication, metabolic activity. Growth by budding, fission, by binary fission, fragmentation was fine. Okay, plus इसमें osmosis भी दिखाई दिया. It can exchange material with external environment. It can also exchange material inward outward movement of water. Osmosis यहाँ पे भी दिखाई दिया. So osmosis भी यहाँ पे दिखाई दिया इनमें. This was demonstrated by these two scientists in their theories. तो ये दो अलग अलग थ्योरी भी यहाँ पे अपने आप में बन जाती, कोएसरवेट थ्योरी और सिडनी फॉक्स की माइक्रोस्फीयर थ्योरी. सो दिस आर दी हाउ, दिस इज हाउ द इनिशियल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर फॉर्म. ये एक प्रकार का साइटोप्लाज्म बन गया. दिस इज अ काइंड ऑफ साइटोप्लाज्म, बिकॉज साइटोप्लाज्म में ये सब चीजें रहती. स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाई दी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अंदर के अंदर मूव हो सकते थे. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्फीयर थ्योरी. ये साइटोप्लाज्म बनने की तरफ एक कदम है. ओके, एक बार साइटोप्लाज्म बन गया, उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में डीएनए है, आरएनए सब पड़े वाला है. उन्होंने आपस में इस तरीके से कुछ टाइम के बाद ग्रेजुअल चेंजेस करते गए कि लास्ट स्टेप तुम्हारी फॉर्मेशन ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल स्टार्ट हुआ. फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल इसके बाद स्टार्ट हुआ. क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल? All these molecules combined, they integrated their functions with each other. शुरुआत में तो ऑक्सीजन एब्सेंट था. ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, मतलब जो अर्थ का एनवायरमेंट था, अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज इनिशियली अ रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, नॉट ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, हाइड्रोजन बहुत है, तो रिडक्शंस हो सकते थे, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता था. याद रखने का, पॉइंट नंबर 2 में नोट करने का, पॉइंट नंबर 1 में नोट करने का, अर्थ का जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और एनवायरमेंट है वहां पे नोट करने का. इनिशियली अर्थ्स एटमॉस्फेयर वाज ऑफ रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट लैक ऑक्सीजन, इट हैड ओनली हाइड्रोजन और अनएरोबिक कंडीशन. सो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट में क्या हुआ फिर, यहाँ पे अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, हाइड्रोजन ही अवेलेबल है. इसकी वजह से कुछ इस तरीके से फिर फर्मेंटेशन रिएक्शन शुरू हुई. बिना ऑक्सीजन के जो होता वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा. अंदर मॉलिक्यूल्स का इस तरीके से ब्रेकडाउन वगैरह एंजाइमेटिक एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से CO2 का ब्रेकडाउन होने लगा. CO2 के यूटिलाइजेशन से CO2 वाज रिलीज्ड बाय फर्मेंटेशन. शुरुआत का जो रेस्पिरेशन रहा होगा वो कौन सा रेस्पिरेशन रहा होगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज ऑक्सीजन वाज एब्सेंट. ओके, और जब इस तरीके से अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा वो जाके फिर एनर्जी तैयार होगी, एटीपी वगैरह बने होंगे, वो मॉलिक्यूल से फिर और ऑटोमेटिक नए स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन्स वगैरह बने होंगे, डीएनए की कॉपी बनने लगेंगी, एक सेल से दूसरी सेल बनने लगे होंगी, और आखिरकार जाके
पहले शुरुआती जो एनर्जी मिल रही थी वो केमिकल से मिल रही थी, मतलब कीमो ऑटोट्रॉप्स पहले बने होंगे, बाद में जाके कीमो ऑटोट्रॉप्स में से फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स बने, और लास्टली फोटो ऑटोट्रॉप्स के आने की वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ और ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। और जब ऑक्सीजन रिलीज हुआ फोटोसिंथेसिस होने के बाद, तब जाके अर्थ एटमॉस्फेयर वाज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला शुरुआती कैसा था अपना, रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर था, लेकिन जब फोटो ऑटोट्रॉप्स आए, कुछ फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वगैरह बने, वो ऑर्गेनिज्म बने, उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज कर करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ाना शुरू किया। अदरवाइज एटमॉस्फेयर में पहले ऑक्सीजन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो ऑक्सीजन वाटर में ट्रैप था, ऑक्साइड्स के फॉर्म में ट्रैप था, उसको CO2 के फॉर्म में ट्रैप था, उसका ब्रेकडाउन करके वहां से रिलीज करने का काम फोटो ऑटोट्रॉप्स ने करे। फोटो ऑटोट्रॉप्स बनने के लिए क्लोरोप्लास्ट पहले बनना जरूरी था। क्लोरोप्लास्ट मतलब कुछ कलर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनने जरूरी थे। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स में पहले क्रोमोफोर नाम के स्ट्रक्चर बने, क्रोमोफोर नाम के स्ट्रक्चर बने, जिनमें फिर कुछ केमिकल अपने पिगमेंट्स वगैरह बने होंगे। दैट पिगमेंट हैड द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, और फिर उन क्रोमोफोर्स में से फिर क्रोमा मतलब कलर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स, राइट, और वो क्रोमोफोर्स में से फोटोसिंथेसिस जैसी रिएक्शन शुरू हुई होंगी, और फिर ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर वाज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। आज जो अपन रह रहे, दिस इज ऑक्सीडाइजेबल ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट शुरुआती एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग टाइप। शुरुआती कंडीशंस अनएरोबिक थी, आपकी कंडीशंस एरोबिक कंडीशंस ज्यादा है। शुरुआती कंडीशन में अपन देखते अनएरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा दिखाई देता, आज की कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन। शुरुआती जो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे वो कीमो ऑटोट्रॉप्स रहे होंगे, आज के जो ऑर्गेनिजम्स है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स अपने को आजू बाजू दिखाई देते, प्लस कीमो ऑटोट्रॉप्स तो है ही, लेकिन शुरुआत में क्या रहा होगा आपको वो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। और इस तरीके से पहले सेल्स बने, उन्होंने ये सब कंडीशंस के साथ रहना सीख गए, और फिर अर्थ के ऊपर पहली सेल बनी, उसके अंदर अलग अलग पहले तो प्रोकैरियोट्स बने एंड लास्टली देन दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू यूकैरियोटिक सेल। इस तरीके से ये थ्योरी इतनी बड़ी है, लेकिन एक बार स्टोरी समझ में आ गई तो आपको सातों पॉइंट देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। बहुत आसान थ्योरी है, कैसे अर्थ बनी, अर्थ का एटमॉस्फेयर बना रिड्यूसिंग टाइप का, उसमें फिर कैसे सिंपल गैसेस बने, सिंपल गैसेस से कॉम्प्लेक्स गैसेस, कॉम्प्लेक्स गैसेस से कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल्स, उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, पांचों अपने बायोमॉलिक्यूल्स बने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए और एंजाइम्स। वो पांचों को जुड़ के किस तरीके से कोएसरवेट नाम की चीज बनी, कोएसरवेट से थोड़ा सा बढ़ के माइक्रोस्फीयर ज्यादा एक्सप्लेनेटरी था, वो ज्यादा बना। वो माइक्रोस्फीयर्स बनने के बाद कैसे उन माइक्रोस्फीयर्स का जुड़ जुड़ के एक बड़ा साइटोप्लाज्म जैसा कलेक्शन हुआ, उसमें डीएनए साथ आ गए न्यूक्लियस में, आजू बाजू प्रोटीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना कवरिंग, फिर ऑर्गेनेल्स बने, उनमें क्रोमोफोर्स बने, उससे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बने, पहले कीमोसिंथेटिक थे फिर फोटोसिंथेटिक बन के ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड एंड लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड thus the life started on earth. That cell had the capacity to replicate itself. It was the first cell on the earth in water. It was produced in ocean. तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं life originated from water, from ocean. और ये सेल खुद की कॉपी बनाने लग गई और उसकी फिशन वगैरह जैसी कैपेसिटी ऑलरेडी सब में थी, वो कैपेसिटी मॉलिक्यूल्स में, और उससे फिर सेल बनी और एक सेल के 2 सेल्स तैयार हुए, 2 के 4, और इस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट। तो यहाँ पे ये थ्योरी सबसे एक्सप्लेनेटरी बैठती कि हाउ लाइफ वाज ओरिजिनेटेड, कैसे मॉलिक्यूल जुड़ के सेल बनी होंगी। तो दिस हैज अ बेस, ये थ्योरी में एक फैक्ट है, साइंटिफिक प्रूफ है कि ऐसे सेल्स बने होंगे। बट देयर इज वन ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी, एक ही ड्रॉबैक है। ओपेरिन और हाल्डेन को बोले कि चलो प्रैक्टिकली बताओ बना के, अगेन क्रिटिक्स तो यही बोलते हैं ना, तुम जो बोल रहे हो बात करके बताओ। बट ओपेरिन एंड हाल्डेन failed to give any experimental proof of this theory. So Oparin and Halden's theory was also put on about to draw this theory, उसको छोड़ देने का चल रहा था। लेकिन अब इनकी थ्योरी को इन दोनों ने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया,
इनके बाद मिलर और यूरे नाम के दो साइंटिस्ट आने वाले हैं जिन्होंने इनकी थ्योरी को साइंटिफिक बेस दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया. सो दैट विल बी स्टडीड इन नेक्स्ट स्टेज. अच्छे से रीड करो, तुम्हारे को पूरा हो जाएगा. थ्योरी 2 बार रीड करो, बस आसान है. वीडियो देख लो एखादा इसका कोई यूट्यूब पे. बहुत अच्छी थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है. कुछ पॉइंट्स मैं जो अपने स्टेट बोर्ड का पीडीएफ डाला हुआ है उसमें से कवर करो. रीड करते करते ध्यान बढ़ जाता है, याद हो जाता है. कोई एमसीक्यू में भी हार्ड नहीं जाएगा. अच्छे से करने जैसी बात कोएसरवेट वर्सेस माइक्रोस्फीयर है, जो अभी मैंने लिखा है उसको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिख के रखो. दोनों थ्योरीज अच्छे से स्टडी करो and you are done with Oparin and Halden's theory. We will see the experimental proof of their theory, that is Miller-Urey experiment, Urey-Miller experiment in next lecture.